हेलो बच्चों। वेक्टर एनालिसिस लेक्चर सीरीज का ये फोर्थ लेक्चर है। अब तक हम वेक्टर्स की अलजेब्रा में ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। वेक्टर्स के एडिशन के बारे में ये सब सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम आज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। हम यहां पर समझेंगे कि वेक्टर्स को ऐड करना तो हमको आता है, कब हम उनको ऐड करते हैं ये भी हमको पता है, लेकिन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत कब पड़ती है और उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर। ये कोई फोर्स हो सकता है या फिर कोई वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन या कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो ये है हमारे पास एक वेक्टर जिसका नाम है ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास जिसका नाम है बी वेक्टर। सो वी हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इनको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ट्रायंगल लॉ की मदद से हम इनको ऐड करना तो जानते ही हैं। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, आप सिंपली ये सोचिए कि सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन में हमको क्या करना होता है। अगर हम ए वेक्टर में नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर ऐड कर दें तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्शन तो हो ही जाएगा। मींस हमें एडिशन ही करना है, लेकिन एडिशन किसका करना है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। इट विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, है ना। ए में से बी अपने आप ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो माइनस बी वेक्टर हमें कैसे मिलेगा? दैट इज क्वेश्चन फॉर टाइम बीइंग। ठीक है, अभी हमारे सामने बस यही सवाल है कि किसी भी तरीके से हमको माइनस बी वेक्टर मिल जाए और ए वेक्टर में मैं माइनस बी जोड़ दूं तो मुझे ए माइनस बी वेक्टर मिल जाए। जोड़ना हमको आता है, ट्रायंगल लॉ की मदद से जोड़ना हमको आता है। तो चलिए पहले हम इनको ऐड ही करते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचेंगे। तो ये हो गया ए वेक्टर। ट्रायंगल लॉ की मदद से हम जानते हैं कि हमें क्या करना है ऐड करने के लिए ए और बी को ए के हेड पर लगा देना है। ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर। और अब हमें इनकी क्लोजिंग साइड ड्रॉ कर देनी है। ये जो क्लोजिंग साइड है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? दिस क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मींस रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ओके, अब हम पहले ये समझते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या होता है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, तो देखिए, अगर आपके पास कोई वेक्टर है, मान लीजिए कोई सी वेक्टर है, और अगर आप माइनस सी वेक्टर प्राप्त करना चाहते तो आपको क्या करना है? जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे एरो बना दीजिए, ये आपका माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। ध्यान रहे इन दोनों की लंबाई में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपने किया क्या है, आपने सी को -1 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप किसी वेक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब है कि आपने उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं किया। लेकिन अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं किया है, पर डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। आगे भी हम इसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि नेगेटिव लगाने से वेक्टर की डायरेक्शन पलट जाती है, मैग्नीट्यूड वही रहता है। तो अगर मैं यहां पर इस पॉइंट पर माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूं तो मुझे बी वेक्टर की लंबाई के बराबर वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये हो जाएगा हमारा माइनस का बी वेक्टर। हम इसको बोलेंगे माइनस बी वेक्टर। लेट अस ड्रॉ माइनस। और अब हमें वेक्टर एडिशन ही करना है, हम सब्ट्रैक्शन नहीं करने जा रहे हैं। बस एडिशन किसका करना है इस चीज को आपको ध्यान देना है। एडिशन करना है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर लगा हुआ है, आप ओरिजिनल टेल से फाइनल हेड को क्लोज कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यू विल गेट द रिजल्टेंट। तो अब हम ये जो ग्रीन कलर का वेक्टर आपको दिख रहा है इस वेक्टर को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दिस इज ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, जो कि फाइनली क्या कहलाएगा? ए वेक्टर माइनस बी। तो देखिए हम लोगों ने ए वेक्टर में से बी वेक्टर को आखिर सब्ट्रैक्ट कर ही लिया। ये जो ग्रीन कलर का वेक्टर है ये दोनों के डिफरेंस को, सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब सब्ट्रैक्शन की हमको जरूरत क्या पड़ती है, हम क्यों सब्ट्रैक्शन करते हैं? एडिशन में तो हमें समझ में आ गया कि मान लीजिए एक पार्टिकल है उस पर कई सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो हम
उन वेक्टर्स को ऐड करते हैं वेक्टर लॉज के अकॉर्डिंग और रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। या मान लीजिए कोई एरोप्लेन उड़ रहा है और हवा चलने लगी तो किस डायरेक्शन में वो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। या मान लीजिए कोई बोट रिवर में जा रही है और रिवर भी फ्लो कर रही है तो वो बोट किस डायरेक्शन में जाएगी, इसको समझने के लिए हम वेक्टर एडिशन करते हैं। पर सब्ट्रैक्शन की हमको क्या जरूरत पड़ गई, ये समझने के लिए हम लोग एक पेज पे चलते हैं, वापस प्रीवियस पेज पे आ जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेटअप किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड है, वो लगातार घूम रहा है। और हम ये बस कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ए से बी तक वेलोसिटी में क्या चेंज आ गया। तो देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर आप ध्यान दें तो स्पीड में कोई अंतर नहीं है। स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ए पर भी है और बी पर भी है, पर यहां पर वेलोसिटी बदल रही है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने शुरू से ही बोला है पहले लेक्चर से कि जो वेलोसिटी है वेक्टर है, और वेक्टर्स बनते हैं दो चीजों से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से। तो यहां पर मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा ए से बी तक जाने पर, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है ना। तो वेक्टर में अगर एक भी चीज बदल गई मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से, तो वेक्टर तो बदल ही जाएगा। तो हम यहां पर कहेंगे कि वीए तो बराबर है वीबी के, ठीक बात है, लेकिन वीए वेक्टर बराबर नहीं है वीबी के। वीबी वेक्टर वेक्टर के मामले में इक्वल नहीं है क्योंकि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, वीए इज इक्वल टू वीबी, दैट्स ओके। ये मैग्नीट्यूड्स हैं, जब ऊपर वेक्टर नहीं लगा होता तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वीए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वीबी, दैट्स ओके। बट वीए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू वीबी वेक्टर। तो फिर डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अगेन वही अभी जो हमने पढ़ा ट्रायंगल की मदद से हमें क्या करना है, हम फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर माइनस करना चाहते हैं। तो हम पहले वीबी वेक्टर ड्रॉ करेंगे और उसमें माइनस वीए वेक्टर को जोड़ देंगे। चूंकि दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड के मामले में समान हैं, इसलिए इनके एरो की लंबाई बराबर ही बनेगी। तो बनाते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वीबी वेक्टर। तो देखिए वीबी वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से, दिस इज और वीबी वेक्टर। हमने कुछ लंबाई सेटअप कर ली है इसके लिए, जस्ट अ मिनट। ये लेंथ हमने मान लीजिए वीबी वेक्टर के लिए सपोज कर ली, और 10 के लिए हम कुछ भी लेंथ चूज कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये हमने 5 सेंटीमीटर ली, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को 5 सेंटीमीटर लंबे एरो से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। अब मुझे क्या करना है, इसके हेड पे मुझे क्या लगाना है, वीए वेक्टर लगाऊंगा तो एडिशन हो जाएगा, माइनस वीए वेक्टर लगाना है। वीए वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ देख सकते हैं, तो माइनस वीए वेक्टर किधर होगा, नीचे की तरफ। माइनस वीए वेक्टर किधर होगा, नीचे की तरफ। ये कुछ इस प्रकार से। और इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर ही आपको रखनी है क्योंकि मैग्नीट्यूड के मामले में ये वेक्टर्स डिफरेंट नहीं है, तो ये 5 सेंटीमीटर लंबा एरो ही बनेगा। अब मैं इसको बोलूंगा, इस वाले वेक्टर को वीए वेक्टर। ये हो गया हमारा वीए वेक्टर, और ये वाले वेक्टर को मैं क्या कहूंगा, माइनस का, सॉरी ये हो गया हमारा वीबी वेक्टर। और ये हमारा हो जाएगा माइनस का वीए वेक्टर जो कि 5 सेंटीमीटर। लेट्स नाउ ड्रॉ द क्लोजिंग साइड। अब जो क्लोजिंग साइड हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस प्रकार से सीधा एरो बनेगा, और इसकी जो भी लंबाई आ जाए, तो पाइथागोरस से लंबाई यहां मिल ही जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी लंबाई कितनी आने वाली है, द लेंथ विल बी 5√2 सेंटीमीटर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 5√2 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी। तो डिफरेंस इन वेलोसिटी क्या है, अगर 5 सेंटीमीटर, आप यूनिटरी मेथड्स का इस्तेमाल कर लीजिए, 5 सेंटीमीटर कितनी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, 10 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट, वेट अ मोमेंट, 1 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 2 मीटर पर सेकेंड। सो 5√2 सेंटीमीटर कितनी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यह पता चल चुका है कि जो डिफरेंस आया है इनकी वेलोसिटी में वो कितना है, 10√2 सेंटीमीटर। तो 10√2 मीटर पर सेकेंड। सो वी बी ए माइनस वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर
का जो मैग्नीट्यूड आया है वैल्यू वो आई है 10√2 मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायरेक्शन क्या है, उसके लिए हमें ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंगल मान लेते हैं अल्फा है, और एंगल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेन अल्फा की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए टेन अल्फा कैलकुलेट करते हैं। टेन अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब ये वाली साइड, दैट इज 5 लेंथ के मामले में, और बेस भी 5, तो ये आ गया 1, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। तो आपको पता चल चुका है कि जो डिफरेंस इन वेलोसिटी जिसको हम वीबी माइनस वीए कहते हैं, ये इसके बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम ये कमेंट कर सकते हैं कि जो वेलोसिटीज हैं बी और ए पर, उनमें कितना अंतर आ गया, बी से ए से बी तक जाने में 10√2 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आया है, और ये जो डिफरेंस है उसकी अपनी डायरेक्शन है, मतलब वीबी माइनस वीए इटसेल्फ अ वेक्टर। तो वो कितना मैग्नीट्यूड का है, 10√2 मैग्नीट्यूड का, और उसकी डायरेक्शन क्या है 45 डिग्री। कहां से 45 डिग्री, बी की डायरेक्शन से। देखिए ये जो अल्फा लिया है वो बी की डायरेक्शन से है, तो मतलब ये जो वीबी माइनस वी होगा वो इधर कहीं होगा, इससे 45 मतलब इधर इस तरफ, और यहां पर बीच में अगर कैलकुलेट करो तो इस तरफ, यहां पर ओ की तरफ डायरेक्टेड होगा ना, क्योंकि 45 यहां से अगर मैं बनाऊं, कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, यहां से 45 होने का मतलब है सेंटर की तरफ होगा। तो जो VB माइनस VA की डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ होगी। और कितना डिफरेंस है, एक क्वार्टर सर्कल में कितना अंतर आ गया, 10√2 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आ गया। तो आई होप आपको सब्ट्रैक्शन का मामला समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ बेसिस वेक्टर्स, जिसको हम रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। लेक्चर्स की शुरुआत में, पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि वेक्टर्स को हम कई प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें एक रिप्रेजेंटेशन था बाय एन एरो, तीर की मदद से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अभी तक हम यही कर रहे थे, जितने भी पिछले क्लासेस थे, पिछले लेक्चर्स थे, उन सभी में मैंने वेक्टर को एक एरो की मदद से रिप्रेजेंट किया। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल मेथड था। पर अब टाइम आ गया है कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका है, जिसको हम बोलते हैं बेसिस वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, या रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन से वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, वो करने वाले हैं। ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो बेसिस वेक्टर वाला रिप्रेजेंटेशन है, ये पुराने रिप्रेजेंटेशन से कहीं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स को हैंडल करना ज्यादा इजी होता है। आप प्रॉब्लम जब करेंगे तो खुद ही आपको समझ में ये चीजें आएंगी। तो लेट अस बिगिन। देखिए यहाँ पर आपको एक एक्स वाई प्लेन दिखाई पड़ रहा होगा, और एक वेक्टर हमारे पास है जिसका नाम है ए वेक्टर। मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए रहा होगा, और जिस डायरेक्शन में ये है वो डायरेक्शन आपको दिख रही है। इस एंगल को चलिए थीटा मान लेते हैं, ये एंगल थीटा हो। और मैं क्या करने वाला हूं, इस एरो के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पे। ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर, और एक वाई एक्सिस पे भी यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। जस्ट अ मिनट। तो दिस इज द परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ, इसको नाम देते हैं एम, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एन, और इसको नाम देते हैं क्यू। अब हम ए वेक्टर का कंपोनेंट पता लगाएंगे, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की तरफ। तो वो तो ओ एम होगा, आप पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं ये चीज। तो यहां से सबसे पहले हम ओ एम की लंबाई कैलकुलेट करते हैं, मतलब साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं और कॉस थीटा कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मींस क्यू एम अपॉन हाइपोटेनस मींस ओ क्यू। क्यू एम को आप ओ एन भी लिख सकते हैं, और ओ क्यू को ओ क्यू ही लिख दीजिए। तो ओ एन की अगर वैल्यू मैं निकालूं, तो ओ एन आएगा ओ क्यू साइन थीटा। इसी प्रकार से मैं cos थीटा कैलकुलेट करता हूं यहां पर, और cos थीटा की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस मींस ओके, इट विल बी ओ एम डिवाइडेड बाई ओ क्यू। सो ओ एम विल बी इक्वल टू ओ क्यू कॉस थीटा। तो ये दो चीजें हमें मिल चुकी है।
अब मैं OM को एक वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये एक वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया। तो अब मैं OQ वेक्टर को लिखना चाहता हूँ। क्या मैं OQ वेक्टर को ट्रायंगल लॉ की मदद से लिख सकता हूँ? देखिए, OQ वेक्टर को मैं लिखूंगा OM वेक्टर प्लस MQ वेक्टर। सिंपल ट्रायंगल लॉ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है तो ही आपको ये चीज समझ में आएगी। पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। तो OQ वेक्टर इज OM वेक्टर प्लस MQ वेक्टर। दैट्स ओके। बट OM वेक्टर को मैं क्या लिखूं? OM तो हमारे पास OM की लंबाई तो है, पर ये तो स्केलर है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं OM की लंबाई लिख देता हूँ, मतलब OQ cos थीटा लिख देता हूँ। और इसमें ना एक ऐसा वेक्टर मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ हो, मतलब OM की डायरेक्शन हो। उसको हम लिखते हैं आई कैप। ये जो आई कैप है, ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डायरेक्टेड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 ही है, तो ये मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं करेगा मल्टीप्लाई करने से, लेकिन इसमें डायरेक्शन चिपक जाएगी साथ में। प्लस MQ वेक्टर। MQ वेक्टर को आप क्या लिखेंगे? यानी कि QM वेक्टर को। तो QM वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? देखिए, MQ वेक्टर असल में ध्यान दिया जाए तो ये क्या है? MQ वेक्टर को आप ON वेक्टर भी तो लिख सकते हैं ना। तो मैं यहां पर ON वेक्टर लिखूंगा, और ON वेक्टर की जगह पर क्या लिख सकता हूं? OQ साइन थीटा। और ये भी स्केलर है, तो इसमें मैं एक ऐसा यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा जो y एक्सिस की डायरेक्शन में है, मतलब ON की डायरेक्शन में, ON की डायरेक्शन में। तो उस यूनिट वेक्टर को हम लोग बोलेंगे j कैप। तो इस प्रकार से मैं OQ वेक्टर को लिख पाऊंगा इस प्रकार से। तो OQ cos थीटा, OQ मींस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है OQ। तो मैं यहां लिखता हूं A cos थीटा, साथ में आई कैप, प्लस OQ sin थीटा मींस A sin थीटा j कैप। और OQ वेक्टर असल में क्या है? A वेक्टर ही तो है। तो A वेक्टर कितना हो गया? A कोसाइन थीटा आई कैप प्लस A sin थीटा j कैप। दिस इज आवर रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। हमने एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर रिजॉल्व कर दिया है। तो क्या कंक्लूजन हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं? वो ये कि किसी भी वेक्टर को हम टुकड़ों में बांट करके लिख सकते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट और उसके वाई कंपोनेंट में तोड़ करके लिख सकते हैं। ये जो a cos थीटा है, इसको हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट। किसका एक्स कंपोनेंट? ऑफ a वेक्टर। ये जो a sin थीटा है, इसको हम बोलेंगे y कंपोनेंट। किसका? ऑफ a वेक्टर। और शॉर्ट हैंड में कई बार हम लोग इसको ax भी लिख देते हैं, इसको हम ay भी लिख देते हैं। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू ax आई कैप प्लस ay j कैप। और यहां पर मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आई कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब भी मैं आई कैप बोलूंगा या कोई भी आपसे आई कैप की बात करेगा, आप समझ जाएंगे कि इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन के अंदर ax क्या है? ax a वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस की तरफ, और आई कैप उसमें क्या है? कंट्रीब्यूट कर रहा है, आई कैप उसमें डायरेक्शन चिपका दे रहा है साथ में कि एक्स एक्सिस की तरफ ये जा रहा है। इससे ये वेक्टर बन जाए। अगर आई कैप यहां नहीं लिखता मैं, तो ये स्केलर रह जाता, और कोई वेक्टर किसी स्केलर के बराबर थोड़ी होता है। तो आई कैप लगाने का ये मकसद है। अगर मैं इसी चीज को 3D में एक्सटेंड कर लूं, इसी जो कंसेप्ट है पूरा, इसको 3D में एक्सटेंड करूं, तो यहाँ पर हम कोई वेक्टर हो, मान लीजिए 3 ए वेक्टर ही है, नाम उसका ए वेक्टर ही रख लेते हैं। उसको कैसे लिखेंगे? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के। ये 3 डायमेंशन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर ए जेड क्या हो जाएगा? जेड कंपोनेंट।
ऑफ ए वेक्टर। और के कैप क्या है? के कैप विल बी यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। तो चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। पहला फोर्स 10 न्यूटन का है और दूसरा फोर्स 12 न्यूटन का है, और दोनों फोर्सेस के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। इस बार इस प्रॉब्लम को हम लोग बेसिस वेक्टर के टर्म्स में इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करके सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। कहीं पर भी आप जहां से दोनों वेक्टर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं वहां पर आप एक्सेस ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने दोनों एक्सेस ड्रॉ कर लिए। इस प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन करने के लिए इधर आ जाता हूँ, इस वाले डायग्राम में आप देखिए। तो एक फोर्स मैंने पहले ही रिप्रेजेंट कर रखा है। पहले इसको इसका रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन हम लोग करते हैं। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एफ वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट कितने आएंगे? एक तो आएगा इस डायरेक्शन में जिसको हम कहेंगे एफ एक्स, जो कि कितना आएगा? एफ कॉस थीटा, मतलब 10 कॉस 30, और साथ में क्या लिख देंगे? आई कैप। प्लस दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? वाई एक्सिस के अलाउंग आएगा, जो कि यहां तक है। ये कितना आएगा? 10 साइन 30, और साथ में लिख देंगे जे कैप। प्रॉब्लम को जानबूझ के मैंने सिंपल रखा है 2 डायमेंशन में। बाद में हम इस तरह की प्रॉब्लम 3 डायमेंशन में भी कर पाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? cos 30 इज √3/2 and sin 30 is 1/2, so directly it will be 5। तो यहां पर हो जाएगा f वेक्टर कितना हो गया? 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। देखिए हमने एक वेक्टर को बेसिस वेक्टर के टर्म्स में लिख दिया। ये बेसिस वेक्टर क्या है? ये जो आई कैप और जे कैप है, इन्हीं को हम लोग बेसिस वेक्टर्स कहते हैं। तो अब हमने अपना जो फोर्स था, जो पार्टिकल पर लग रहा था, उसको बेसिस वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया है। अब एक दूसरा फोर्स भी है 12 न्यूटन का, जो कि मैंने अभी इस डायग्राम में नहीं दिखाया। मैं उसको भी ड्रॉ कर लेता हूं, और फिर हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे कि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा इस पार्टिकल पे। पहले हमने ये काम, पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, लेकिन पहले हमने ये काम ट्राइंगल लॉ या फिर एक फॉर्मूला था जो आपने पढ़ा था, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, उसकी मदद से, जो एनालिटिक मेथड था उसकी मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी। पर इस बार हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिस वेक्टर के टर्म्स में। और आप देखेंगे कि ये जो तरीका है, बेसिस वेक्टर्स का मेथड है, ये काफी सिंपल है, इजी है, जल्दी इससे हमारा काम हो जाता है, मतलब लेसर टाइम हम इसमें देते हैं। तो अब हमने दूसरा फोर्स का जो वेक्टर है वो भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। मैंने इसको F लिखा है, तो मैं इसको F1 लिख लेता हूँ, और इसको F2 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये सिंपल रहेगा, तो ये हमारा F1 हो गया। अब हम F2 का रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन करेंगे अगर हम, तो देखिए इसका एक परपेंडिकुलर यहाँ आकर के गिरेगा, और ये इस तरीके से। तो ये जो चीज होगी वो F2x हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। दिस इज F2x और दिस इज F2y। तो डायरेक्टली मैं F2 वेक्टर लिख रहा हूँ। क्या आएगा? F2 cos 30 और आई कैप, F2 cos 30 और साथ में आई कैप आएगा, प्लस सॉरी cos 30 नहीं है, cos 60 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल यहां से 60 है। ठीक है, तो F2 cos 60 आई कैप और F2 sin 60 जे कैप। तो F2 है कितना? 12, और cos 60 होता है 1/2, तो 12 इंटू 1/2 हो जाएगा 6। तो ये हो गया 6 आई कैप, प्लस यहाँ पर sin 60 √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 6√3 जे कैप। तो देखिए F2 वेक्टर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। दिस इज और F2 वेक्टर। तो यहां पर 6 क्या है? 6 है F2x, और 6√3 क्या है? F2y। तो दोनों वेक्टर्स हमारे पास है, और अगर हम अब इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं,
तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ दीज टू, मींस F1 वेक्टर को और F2 वेक्टर को आप वेक्टर लॉज के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। तो अगर हम इसको ट्रायंगल लॉ से करते तो हम क्या करते, पहले हम एरो ड्रॉ करते 10 न्यूटन के लिए, फिर उसके हेड पे 12 न्यूटन को लगाते और फिर क्लोजिंग साइड ड्रॉ करते, फिर क्लोजिंग साइड की लंबाई मेजर करते, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होती। और अगर हम इसको एनालिटिक मेथड से करते जो कि फॉर्मूला था, तो उस फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यूज पुट करते और फिर वैल्यूज पुट करने के बाद इनको इनका एंगल कैलकुलेट करते, उसमें भी काफी काम था। लेकिन यहां पर देखिए प्रॉब्लम काफी इजी हो जाती है। आपको क्या करना है, F1 वेक्टर को डायरेक्टली लिख देना है 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और दूसरा वेक्टर भी इसके नीचे लिख दीजिए 6 आई कैप प्लस 6√3 जे कैप। प्रॉब्लम इज सॉल्व। आप इनको ऐड कर दीजिए, एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, आई कैप के साथ क्या क्या आएगा, आई कैप के साथ आएगा 5√3 प्लस 6 प्लस जे कैप के साथ क्या क्या आएगा 5 प्लस 6√3। सो वी हैव डन, ये रिजल्टेंट आ गया। अब आप कहेंगे कि ये रिजल्टेंट तो लग ही नहीं रहा, इसमें तो आई कैप जे कैप आ रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो देखिए इस फॉर्म में अगर वेक्टर लिखा है, मतलब बेसिस वेक्टर के टर्म्स में आई और जे के फॉर्म में, आप जब चाहे उसका मैग्नीट्यूड पता लगा सकते हैं, जब चाहे उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस से कितनी है वो भी पता लगा सकते हैं। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ये सब हम काम करेंगे अगले लेक्चर में, मतलब हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तब तक आप ट्रस्ट कीजिए कि ये फॉर्मेट वेक्टर को लिखने का ये तरीका जो बेसिस वेक्टर के टर्म्स में आई जे के फॉर्मेट में, ये काफी चीजों को काफी इजी कर देता है, सिंपल कर देता है। देखा नहीं आपने कि जब हमने दो वेक्टर का एडिशन किया तो सिंपल आई कैप में आई कैप के कोफिशिएंट जोड़ के लिख दिया और जे में जे के कोफिशिएंट ऐड करके लिख दिया। उसका रीजन भी है क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये वाले दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में, जे वाले आपस में और आई वाले आपस में सेम डायरेक्शन में है, इसलिए सिंपली ऐड हो गए। क्योंकि दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन में तो उसमें आप डायरेक्टली अलजेब्रिकली ऐड कर दीजिए, वेक्टर लॉज लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स आपस में ऐड हो जाते हैं, तो वही मैंने कर दिया। तो रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन का फायदा ये है कि आप एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, बहुत सिंपल हो जाती हैं चीजें। सो मैं जैसा कि मैंने बोला, ये सारे प्रॉब्लम्स अब हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जैसा कि हमारा प्लान है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।